हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटपैड के इस वीडियो में। ये है नोटपैड का पार्ट 25 और इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेटस बार ऑप्शन के उपयोग के बारे में। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था कि नोटपैड के अंदर जो व्यू मेनू होता है, इस व्यू मेनू में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है जूम नाम का ऑप्शन और दूसरा होता है स्टेटस बार। तो जो दो ऑप्शन हैं उसमें से पहला ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया है और उसके अंदर जो जूम है उसके अंदर मैंने आपको तीन ऑप्शन सिखाया था। एक जूम इन, दूसरा जूम आउट और तीसरा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको जूम करना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देखकर अपने नोटपैड में किस तरह से टेक्स्ट को जूम किया जाता है, किस तरह से उसे वापस छोटा किया जाता है और किस तरह से उसे अपने ओरिजिनल साइज में लाया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें सीख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेटस बार के बारे में। तो स्टेटस बार का उपयोग किस तरह से नोटपैड के अंदर किया जाता है और स्टेटस बार को किस तरह से चालू किया जाता है, कैसे इसे हम बंद कर सकते हैं और स्टेटस बार पर हमें कौन कौन सी जानकारी दिखाई जाती है, यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखना है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड चालू कर लेना है। नोटपैड चालू करने के बाद यहाँ पर आपको एक नई खाली फाइल दिखाई देगी। ये एक नया खाली पेज होता है। जब भी आप नोटपैड चालू करेंगे तो आपको एक नया खाली पेज दिखाई देगा इस तरह से। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है। तो ये जो पट्टी है जिस पर यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ थोड़ी चीज़ें, तो इसी पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं। ये जो स्टेटस बार होता है किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पट्टी दिखाई देगी जिस पर आप यहाँ पर जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी दिखाई देती है। तो इस पट्टी को क्या कहते हैं? स्टेटस बार। अब ये जो स्टेटस बार है इसे चालू और बंद कैसे किया जाता है, यानी कि यहाँ पर किस तरह से लाया जाता है और यहाँ से कैसे वापस गायब कर दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको पहले सीखना है। तो चलिए मैं आपको अब इसे चालू और बंद करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है जूम नाम का ऑप्शन जो कि पहले के वीडियो मैंने आपको सिखा दिया है ये सारे, और दूसरा है स्टेटस बार नाम का ऑप्शन। तो यहाँ पर स्टेटस बार के आगे अभी आपको सही का टिक दिखाई दे रहा है, एक सही का निशान है। इसका मतलब ये है कि स्टेटस बार अभी चालू है। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे बंद कैसे करते हैं? तो इसे बंद करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेटस बार पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये टिक निकल जाएगा और ये जो स्टेटस बार की पट्टी दिखाई दे रही है ये गायब हो जाएगी, यानी कि ये बंद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं स्टेटस बार पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने स्टेटस बार पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर जो पट्टी हमें दिखाई दे रही थी वो पट्टी अब गायब हो चुकी है, यानी कि स्टेटस बार बंद हो चुका है। अब वापस इसे चालू करने के लिए, वापस यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें जाना है व्यू मेनू में और फिर से यहाँ पर आपको स्टेटस बार ऑप्शन पे जाना है। तो ये जो स्टेटस बार ऑप्शन है, अब यहाँ पर आपको कोई भी टिक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेटस बार बंद है, ये चालू नहीं है। तो इसे वापस लाने के लिए हमें क्या करना है? स्टेटस बार पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सही का निशान आ जाएगा, फिर से टिक हो जाएगा और नीचे यहाँ पर हमें स्टेटस बार दिखाई देने लगेगा। तो चलिए अब इसे चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटस बार पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं स्टेटस बार पे क्लिक किया, यहाँ पर नीचे वापस वो पट्टी आ चुकी है और उस पर जो भी जानकारी थी वो भी वापस आ चुकी है। तो इस तरह से स्टेटस बार को यहाँ पर लाया जाता है, इसे चालू किया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि व्यू मेनू पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही स्टेटस बार चालू हो जाएगा यहाँ अपने आप टिक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि स्टेटस बार चालू है या नहीं। और नीचे यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब चालू है, नहीं दिखाई दे रहा है तो ये बंद है। तो इस तरह से आप स्टेटस बार ला भी सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं।
तो ये चीज़ आपने पहली चीज़ सीखी स्टेटस बार के बारे में। अब मैं आपको स्टेटस बार पर जो भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है ये किस तरह की जानकारी है और ये हमारे किस काम आती है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से इसे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है LN1 और COL1। तो यहाँ पर जो LN1 लिखा है ये है लाइन। LN का मतलब क्या है? लाइन। और ये पहली लाइन पर है इसलिए इसका नाम है LN1 यानी कि लाइन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस का जो कर्सर है ये अभी पहले लाइन पर है। ये जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है इस पहले लाइन पर कर्सर है। और यहाँ पर नीचे COL1 लिखा है। COL का मतलब कॉलम 1 होता है। तो ये पहले कॉलम पर है। अब यहाँ पर मैं माउस का एरो ऐसे खिसका के आपको दिखाता हूँ। जब ये ऐसे नीचे की ओर हम खींचते हैं तो इसे कॉलम कहते हैं, और जब हम इस तरह से यहाँ पर साइड में खींचते हैं तो इसे लाइन कहते हैं या फिर इसे रो भी कहते हैं। तो ये है लाइन और ये है कॉलम। इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में समझाता हूँ। यहाँ से हमें चालू कर लेना है एक्सेल, EXCEL। जैसे ही यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे सर्च बार में तो यहाँ पर एक्सेल आ जाएगा और इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें लेना है एक ब्लैंक सीट। तो ये मैं खाली सीट ले लेता हूँ और इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब ये आ चुका है एक्सेल का एक खाली सीट। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो इसे बड़ा करने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, जितना हम जूम करना चाहें उतना। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि लाइन और कॉलम है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके से है ये इसे कहते हैं कॉलम। ये जो ऊपर से आ रहा है यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो सिलेक्ट हो रहा है इसे कहते हैं कॉलम। ये जो पूरा सिलेक्ट हो रहा है इसे कहते हैं कॉलम। और यहाँ पर इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो पूरा इस तरह से सिलेक्ट हुआ है इसे कहते हैं रो। जैसे 2 पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 वाली जो पूरी लाइन है ये सिलेक्ट हो जा रही है, तो इसे कहते हैं रो। और अगर हम यहाँ से किसी पर क्लिक करते हैं ऊपर तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, इसे कहते हैं कॉलम। और छोटा सा बॉक्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं सेल। पर हमें यहाँ पर सेल के बारे में नहीं सीखना है, मैं आपको नोटपैड वाला चीज़ सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो सीधी लाइन आती है इसे कहते हैं कॉलम, और यहाँ पर जो आड़ी लाइन आती है इसे कहते हैं रो। तो नोटपैड में इसी चीज़ को लाइन कहा जाता है। नोटपैड में इसी चीज़ को लाइन कहा जाता है और इस तरह से अगर रहेगा तो इसे कॉलम कहा जाता है। तो अब मैं आपको वापस नोटपैड में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटपैड के अंदर ये जो कर्सर है अभी शुरुआत में है, एकदम यहाँ पर शुरुआत में है, इसलिए यहाँ पर लाइन नंबर भी 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। ये जो आपको स्टेटस बार पे दिखाई दे रहा है ये है लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर लाइन नंबर और कॉलम नंबर चेंज होता जाएगा। तो चलिए अब मैं टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ COM। अभी मैंने खाली COM लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में जब था तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 आ रहा था। शुरुआत में लाइन नंबर 1 आ रहा था क्योंकि ये पहली लाइन में है। और शुरुआत में जब ये कर्सर था तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 आ रहा था। तो अभी भी यहाँ पर जब मैंने शुरुआत पे क्लिक किया तो लाइन नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पे इसे खिसकाता हूँ तो देखिए मैं इसे C के बगल में ले जा रहा हूँ तो ये यहाँ पर कॉलम नंबर 2 हो गया क्योंकि ये पहले से दूसरे कॉलम पे आ चुका है। फिर उसके बाद मैं वापस खिसकाता हूँ O के पास तो यहाँ पर कॉलम नंबर 3 आ चुका है क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ गया है कर्सर। अब अगर मैं और खिसकाऊँ तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे आ गया है कर्सर, इसलिए यहाँ पे कॉलम नंबर 4 आ चुका है। क्योंकि ये अगर इस तरह से सीधा देखा जाए तो ये पहला कॉलम था, उसके बाद यहाँ C के पास दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम। इस तरह से जितना हम टाइप करते जाएंगे उतना इसका कॉलम नंबर चेंज होता जाएगा। अब इसे मैं पूरा लिख देता हूँ PUTER। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का स्पेलिंग लिख दिया है और पूरा लिखने के बाद इसे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे शुरुआत में था 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पर हमने टोटल टाइप किया है
8 अक्षर और शुरुआत में जो था 1 पे था, इसलिए टोटल हो गया 9 नंबर का कॉलम। तो यहाँ पर नीचे कॉलम नंबर 9 अब दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो लाइन है अब ये पहली लाइन में ही है कर्सर, इसलिए लाइन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में था तो कॉलम नंबर 1 था और लास्ट में यहाँ पर 9वें नंबर पे आ गया, इसलिए कॉलम नंबर 9 है। अब मैं इसके नीचे एक और शब्द टाइप करता हूँ, MANGO। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है मैंगो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कर्सर आ चुका है दूसरी लाइन में, इसलिए यहाँ पर लाइन नंबर 2 हो चुका है और कॉलम नंबर यहाँ पे 6 दिखा रहा है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर जब होता है तो कॉलम नंबर 1 होता है। तो नीचे देखिए कॉलम नंबर 1 हो गया। फिर माउस का कर्सर यहाँ पर अगर मैं लाता हूँ तो ये कॉलम नंबर 2 है, तो कॉलम नंबर 2 आ गया। फिर अगर मैं कर्सर को वापस ए के बगल में ले जाता हूँ तो ये अब कॉलम नंबर 3 हो गया। फिर एन के बगल में ले जाऊँगा तो कॉलम नंबर 4 हो गया। फिर जी के बगल में कॉलम नंबर 5 और ओ के बगल में कॉलम नंबर 6। तो इस तरह से सीधी लाइन जो होती है ये कॉलम कहलाती है और इस तरह से जो आड़ी लाइन होती है इसे लाइन कहा जाता है नोटपैड की भाषा में। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ सीखा, कॉलम नंबर और लाइन नंबर। और इसी तरह से अगर पूरे पेज में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरा भरा हुआ है अगर स्क्रीन, तो भी उसके अंदर आप माउस से किसी भी जगह पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर का पोजीशन बताएगा ये। यानी कि यहाँ पर जो लाइन नंबर और कॉलम नंबर ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कर्सर का करंट पोजीशन। यानी कि हमारे पूरे पेज में जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उसका पोजीशन ये बताता है। मैं यहाँ पर जिस भी जगह पर क्लिक करूँ, अगर पूरा पेज भी भरा हो तो भी कहीं पर भी क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर हमें इसका पोजीशन दिखाएगा कि कर्सर इस समय पूरे पेज में है कहाँ पर। तो ये चीज़ आपने सीख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज में लिखा हुआ है 490%। तो ये जो है ये जूम लेवल बताता है कि हमारा जो पेज है इसके अंदर हमने टेक्स्ट को जूम किया है, तो इसे हम कितना जूम कर चुके हैं वो यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर अभी 490% मैंने जूम किया है। अगर मैं इसे जूम आउट करूँ यानी कि इसे छोटा करता जाऊँ कंट्रोल- दबा के, तो जैसे जैसे मैं इसे छोटा करूँगा आपको यहाँ पर परसेंटेज चेंज होता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए 490 से घटकर ये 430 हो चुका है, हर बार 10% घटता है। अब मैं और चेंज करता हूँ, यहाँ पर और छोटा कर रहा हूँ, तो आप देखिए वहाँ पर लाइव चेंज होता जा रहा है, आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये घटता जाता है, यानी कि यहाँ पर ये हमें जूम का परसेंटेज बताता है कि कितने लेवल पे हमने जूम किया है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे छोटा कर दें तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मैं 100 से भी नीचे इसे ले जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ। इसका जो सबसे छोटा जूम लेवल लिमिट है वो है 10%। तो ये यहाँ पर अभी 10% हो चुका है, यानी कि सबसे छोटा साइज़ मैंने इसे कर दिया है। वापस इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो वापस इसे मैं जैसे जैसे बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वापस परसेंटेज चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से इससे हमें इसका जूम लेवल पता चलता है और हम ये समझ सकते हैं कि नोटपैड के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है वो अभी कितने परसेंटेज जूम हो चुका है, कितना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है विंडोज़ और ब्रैकेट में लिखा है CRLF। इसका मतलब क्या होता है, और इसके बगल में एक और चीज़ है UTF फिर डैश करके 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है ये है टेक्निकल भाषा और इसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले या फिर जो इसे बनाते हैं वो लोग। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके लिए। तो इसकी जानकारी की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ती, हमें सिर्फ यहाँ पर कॉलम नंबर, लाइन नंबर यानी कि कर्सर की पोजीशन और जूम लेवल की ज़रूरत पड़ती है इसे चलाने के लिए, इसे समझने के लिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर विंडोज़ CRLF और UTF-8 ये दोनों प्रोग्रामिंग भाषा जो लिखा हुआ है इसे समझा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये आखिर दिया क्यों है। तो चलिए अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर इसे ओपन करके इसकी जानकारी आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए CRLF क्या होता है। CRLF का फुल फॉर्म है कैरीज रिटर्न और LF का फुल फॉर्म है लाइन फीड।
तो यहाँ पर CRLF में दो भाग हैं, कैरीज रिटर्न और लाइन फीड। तो यहाँ पर इसके फुल फॉर्म इस तरह से बने हुए हैं, कैरीज रिटर्न लाइन फीड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आसान भाषा में समझते हैं। विंडोज़ CRLF यह बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक लाइन ख़त्म होने के बाद और अगली लाइन शुरू होने को विंडोज़ किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। यानी कि जब भी हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, तो नई लाइन पर जब ये जाता है तो ये इसे किस फॉर्मेट में सेव करता है, ये चीज़ CRLF हमें बताता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिया गया है कि जब आप एंटर दबाते हैं तो नई लाइन शुरू करने के लिए विंडोज़ 2 कैरेक्टर्स का उपयोग करता है। तो जब भी हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं और दूसरी लाइन पर जाते हैं तो ये एक बार में 2 कैरेक्टर के जितना स्पेस को स्टोर करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसी को CRLF कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हमें बताता है कि जब भी हम नोटपैड के अंदर नई लाइन पर जाते हैं और वहाँ पर जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये किस फॉर्मेट में इसे स्टोर करता है और ये एक बार में कितने कैरेक्टर्स का उपयोग करता है। अब UTF-8। अब UTF-8 क्या है, ये फाइल की एनकोडिंग है। एनकोडिंग क्या होती है, एनकोडिंग वह तरीका है जिससे कंप्यूटर टेक्स्ट को स्टोर करता है। तो यहाँ पर पूरे पेज में हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उन सभी टेक्स्ट को कहीं ना कहीं CPU के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये किस तरह से स्टोर करता है उसी को कहते हैं एनकोडिंग। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में इसे एनकोडिंग कहा जाता है। वो अपने कोड में इसे स्टोर करता जाता है। अब चलिए इसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो स्टेटस बार नोटपैड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सबसे नीचे दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे वाली पट्टी है इसे ही कहते हैं स्टेटस बार। तो ऐसा ही सभी एप्लीकेशन में दिखाई देता है। यह कर्सर की पोजीशन, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है और कॉलम है, यह कर्सर की पोजीशन को बताता है कि पूरे पेज में कर्सर किस जगह पर है। तो वो लाइन नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसका लाइन नंबर 9 और कॉलम नंबर 46 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद इसके बगल में जो दिया है इसे कहते हैं जूम लेवल। हमारा पेज कितना जूम है ये लेवल ये बताता है कितने साइज में जूम किया गया है। इसके बाद लाइन एंडिंग, यानी कि जब एक लाइन पूरी ख़त्म हमारी हो जाती है और हम यहाँ से एंटर की प्रेस करते हैं और नई लाइन पर जाते हैं तो ये जो लाइन का फॉर्मेट है ये किस तरीके से सेव होता है, किस फॉर्मेट में सेव होता है, ये चीज़ बताता है यहाँ पर विंडोज़ CRLF। इसके बाद फाइल एनकोडिंग, यहाँ पर जो UTF-8 है ये फाइल को किस फॉर्मेट में एनकोड करता है, किस तरह से टेक्स्ट को स्टोर करता है, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो इस तरीके से आज आपने सीखा कि नोटपैड के अंदर जो व्यू मेनू है, इस व्यू मेनू में स्टेटस बार पे कौन कौन सी जानकारी दी गई है और इन सभी जानकारी का क्या उपयोग होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए नोटपैड में स्टेटस बार दिया गया होता है और इसी तरह से बाकी जितने भी एप्लीकेशन हैं उसके अंदर भी स्टेटस बार दिया होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी स्टेटस बार आपको सबसे नीचे दिखाई देगा उस पर कई तरह की जानकारी दिखाई देगी और वो आप करंट पेज में जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं सारे चीज़ों की जानकारी यहाँ पर लाइव दिखाई देती है और आपको सब कुछ पता चलता रहता है। अब यहाँ पर व्यू मेनू में मैंने आपको जूम ऑप्शन सिखा दिया और स्टेटस बार ऑप्शन सिखा दिया है। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको हेल्प मेनू के बारे में सिखाने वाला हूँ। इस हेल्प मेनू में भी 3 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। पहला है व्यू हेल्प, यानी कि हेल्प किस तरह से देखा जाता है। दूसरा है सेंड फीडबैक, यानी कि फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं। और तीसरा अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में हम जानकारी किस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद नोटपैड का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और फिर हम एक नया कोर्स शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।